हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी ज्योग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी जो है ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, और ये ना सिर्फ इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है पर पूरे एशिया पर भी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और जो है कहाँ पर देखने को मिलती है, तो असम में है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपके एचपीटीजीटी में ही जो है क्वेश्चन बना था कि जो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी है वो आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलती है। तो असम में देखने को मिलती है, और मैंने बताया कि ना सिर्फ इंडिया की पूरे एशिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। अब कुछ एक चीज़ें जो यहाँ से ध्यान रखनी है, तो इसको जो है डिस्कवर करा कब गया था, तो 1890s बात करें, सॉरी 1870s में इसको डिस्कवर करा गया था। उसके बाद 1889 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट कमर्शियल ड्रिलिंग हुई थी, और 1901 में इसको कमीशन करा गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि भाई कब इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो वहाँ पे आपके जो है ऑप्शन में 1889 दिया होता है ना, 1901 नहीं होता है, तो उस दौरान इसको टिक कर लेना है आपने। अगर जो है आपके 1901 ही ऑप्शन में हो तो इसको टिक कर लेना है, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो आप जो है 1901 के साथ जाना जो है ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको कमीशन 1901 में करा गया था। और बाकी फिर जो है एग्जामिनर के माइंडसेट पे जो है डिपेंड करता है कि किस माइंडसेट से जो है वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने रखा था। अगर दोनों ऑप्शन में हो और फिर 1901 ना मानते हुए आंसर की मैं आपके लिए 1801 कर दिया, तो उसमें तो हम जो है कुछ नहीं कर सकते। पर मैंने आपको ये बता दिया भाई कि ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो फिर एग्जामिनर पे ही हम लोग जो है डिपेंडेंट है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हिमालयन रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन सी जो है स्पेसिफिक यहाँ पे रिवर देखने को मिल रही है जो मर्ज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडस रिवर। और जो है हिमालयन रिवर्स में हम 3 मेजर रिवर्स पढ़ते हैं। एक तो इंडस है, दूसरी बात करें गंगा है, और फिर ब्रह्मपुत्र है, जिनमें से इंडस आपको देखने को मिलता है अरेबियन सी में मर्ज होती है। और ये दोनों कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये जो है बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो तीनों ही आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज फेमस एज द ओनली फ्लोटिंग पार्क सिचुएटेड इन। तो एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। और एक और चीज़ बताई थी कि ना सिर्फ इंडिया का ही, पूरे वर्ल्ड पे एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, किबुल लामजाओ, जब हम लोकटक लेक डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि ये जो है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक पर है। और लोकटक लेक की बात करें तो कहाँ पर देखने को मिलती है, मणिपुर। किबुल लामजाओ लेक जो है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क पूछे या फिर लोकटक लेक पूछे, मणिपुर में देखने को मिलता है। और किस तरह की जो है लेक देखने को मिलती है, तो आपको जो है मीठे पानी की झील है या फिर फ्रेश वाटर लेक है, चीज़ ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैग्मा दैट कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो पृथ्वी की सतह पर आने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो रहने वाला है, लावा। अब जो है आपको इनसाइड द अर्थ क्या देखने को मिलता है, मॉल्टन रॉक्स देखने को मिलती है। मॉल्टन रॉक्स यानी कि पिघली हुई चट्टानें देखने को मिलती है ना, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है। तो उनको जो है इनसाइड द अर्थ किस नाम से जानते हैं, तो मैग्मा के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। लेकिन जब ये मैग्मा या बात करें जो मॉल्टन रॉक्स है इनसाइड द अर्थ, ये अर्थ पर आती है, तो उस दौरान आपको देखने को मिलता है, इसको लावा कहा जाता है। इनसाइड द अर्थ इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब अर्थ पर आती है तो लावा कहा जाता है। और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि भाई मॉल्टन रॉक को अर्थ के ऊपर जब आती है तो किस नाम से जानते हैं, और इनसाइड द अर्थ जब है तो किस नाम से जानती हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ें अब जो है क्लियर होंगी। और जो हमने अभी देखा, जिस रास्ते से बाहर आई जो है मॉल्टन रॉक से बात करें मैग्मा, तो स्पेसिफिक रास्ते को क्या कहा जाता है, वेंट कहा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। या फिर यहाँ पे वॉल्केनिक पाइप का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जब वॉल्केनो जो है आपको देखने को मिलता है, और ये होता कब है, जब वॉल्केनो या बात करें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उस दौरान मैग्मा लावा की फॉर्म में अर्थ से बाहर आता है, और फिर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है ना, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो इसको कोन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या कहा जाता है, और कब बनेगा, जब लावा का सॉलिडिफिकेशन होगा। तो ये भी चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। और एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे इसके सर पे कटोरे जैसा देखने को मिलता है, अभी है क्या, तो एक क्रेटर होता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई जो बाउल शेप्ड आपको बात करें वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा होता है, तो फिर जो सर पे एक उसके कटोरा जैसा बनता है ना, या फिर कहीं बाउल बनता है, फनल शेप बनती है, उसको क्या कहा जाता है, तो क्रेटर कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सी जो है चीज़ें बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट कॉजेज वॉल्केनिक इरप्शन। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो है आपको कैसी रॉक्स देखने को मिलती है, मॉल्टन यानी कि पिघली हुई चट्टानें इनसाइड द अर्थ देखने को मिलती है, जिनको मैग्मा कहा जाता है। तो जो मूवमेंट ऑफ मैग्मा होता है
वो देखने को मिलता है आपको इनसाइड द अर्थ। और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वॉल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो मैंने आपके साथ ही डिस्कस करा था प्रीवियस क्लास में भी, हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं रखा था। तो ये माही रिवर है। आई होप आपको ध्यान में होगी ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच चैनल जो है सेपरेट्स अंडमान निकोबार फ्रॉम सॉरी अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड। तो ये जो है 10 डिग्री चैनल रहने वाला है। इसमें राइट आंसर आपका 10 डिग्री चैनल रहेगा, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पर है? केरला में देखने को मिलती है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो भी वहीं पे देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो कौन सा प्लेट्यू देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट के बीच में? तो ये रहने वाला है ऑप्शन सी जो है डेक्कन प्लेट्यू। तो आपको जो है एक सेकेंड मैप ड्रॉ कर लेते हैं। हमने देखा था यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं जो कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज नहीं है। और क्यों है ऐसा? तो यहाँ से जो है आपको देखने को मिलता है कि 4 मेजर रिवर्स जो है पेनिनसुलर इंडिया की है वो फ्लो करती है, जिनको किस नाम से जानते हैं हम? MGKC। तो ये ध्यान रख लेना है, महानदी, गोदावरी और बात करें कृष्णा और कावेरी रहने वाला है। तो फ्लो करती है, तो समय के साथ इनके द्वारा जब कटाव करा गया तो आपको देखने को मिलता है माउंटेन रेंज जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये चीज़ जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ आपको जो है डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है और इससे क्वेश्चन बनते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू जो है किस तरह की रॉक से मिलकर बना होता है। तो इग्नियस रॉक से मिलकर बना होता है ना। एक तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। और लावा कौन से लावा से मिलकर बना है? तो बेसिक लावा या बसाल्टिक लावा। हालांकि आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इग्नियस रॉक्स क्या है और जो है बेसिक लावा है जिसको बेसाल्टिक लावा कहा जाता है वो क्या है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो उस दौरान मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पे कैसे सॉइल देखने को मिलती है? तो ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है जिसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा, बात करें उसमें बहुत अच्छी ग्रो करती है। कॉटन या कॉटन के लिए बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छी जो है होती है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, द डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के लिए अभी हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सॉइल इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ब्लैक सॉइल, इसको रेगूर सॉइल भी कहा जाता है और कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तीनों ही नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ एशिया। तो एशिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी अभी हमने डिस्कस करा, वैदिक वही ऑयल रिफाइनरी जो कि असम में है, ना सिर्फ इंडिया की, पूरे एशिया पर ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ओपनिंग ऑफ अ वॉल्केनो अलाउज मैग्मा टू कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस। तो अभी हमने देखा था कि भाई इनसाइड द अर्थ मैग्मा की फॉर्म में देखने को मिलती है जो है मॉल्टन रॉक्स, और अर्थ पे जो है आपको लावा की फॉर्म में जब वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आई तो लावा के नाम से उनको जानते हैं, है ना। लेकिन जिस रास्ते से आई उसको क्या कहा जाता है? हमने अभी देखा वेंट कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्रेटर जो है जो सर पे कटोरा जैसे फनल शेप बनती है या वॉल शेप बनती है उसको क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जामनगर रिफाइनरी। और ये कहाँ पर है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, गुजरात में। और मथुरा की बात करें यूपी में है। और वहीं पे बात करें हम जो है हल्दिया की, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। और पानीपत की बात करें तो ये देखने को मिलती है हरियाणा में। तो भी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जामनगर तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सडन फ्लो ऑफ हॉट गैस एश एंड बात करें रॉक ड्यूरिंग इरप्शन इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है अभी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरोक्लास्टिक फ्लो कहा जाता है या पैरोक्लास्टिक प्रवाह। और इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच गैस इज मोस्टली रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो सबसे ज़्यादा जो है आपको स्पेसिफिक गैस का इरप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आपका आंसर रहेगा वो तो रहने वाला है ऑप्शन बी। लेकिन सबसे ज़्यादा इरप्ट ये नहीं होती है, सबसे ज़्यादा जो है वाटर वेपर आपको देखने को मिलते हैं। वाटर वेपर का जो है इरप्शन देखने को मिलता है, वाटर वेपर देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। ऑलमोस्ट 60% इरप्शन इनका होता है। उसके बाद CO2 देखने को मिलती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलती है आपको। तो अगर जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई थी कि कुछ एक क्वेश्चंस का आंसर उनके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको जो है ये ना देते हुए CO2 दिया हुआ है तो इसके साथ आप जाओगे, लेकिन जब आपको वाटर वेपर दिया हो तो उसको ही आपको टिक करना है उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
कोच्चि रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, कोच्चि तो केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया? एक्चुअली में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ाई थी, वहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ें आपके साथ क्लियर करना जो है भूल गई थी। तो आपको ध्यान रख लेना है कि मेनलैंड की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है तो वो देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ही करवाऊंगी क्योंकि वहाँ पे हमने पूरे चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी थी, है ना। तो इसीलिए इसका ध्यान रख लेना कि मेन लैंड का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ तक इसका एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनल। और वहीं पर बात करें लॉन्गिट्यूड सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जो है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है कि जो इंदिरा कोल से लेके इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पे देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार के जो साउथ में सबसे साउथ वाला जो आइलैंड है जिसका नाम जो है ग्रेट निकोबार है, तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। तो वहाँ तक का एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो इसमें क्या रहेगा, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। वहाँ पे एक्चुअली कुछ एक कन्फ्यूज़न था, तो आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दोनों ही रख लिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिले उस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और वहाँ पे एक्चुअली मैं दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना भूल गई थी, तो इसीलिए वो सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। तो आई होप अब आप जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रॉक विच चेंजेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऐसी कौन सी रॉक है जो हम बात करें ऊष्मा और दाब के कारण बदलती है? तो राइट आंसर जो रहेगा इसमें आपका रूपांतरित चट्टानें रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नाम से ही पता चल रहा है रूपांतरित। अब जो है यहाँ पे रॉक वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आपको रॉक्स जो है 3 प्रकार की देखने को मिलती है। एक को इग्नियस कहा जाता है, इनकी आग्नेय चट्टानें, दूसरे को सेडिमेंट्री कहा जाता है और तीसरे को मेटामॉर्फिक कहा जाता है। अब जो है बात करें यहाँ पे इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक, फिर यहाँ पे सेडिमेंट्री करते हैं क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोनों ही। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके दौरान जो है मैग्मा लावा की फॉर्म में जब अर्थ पर आता है तो वो जो है सॉलिडिफिकेशन उसका, यानी कि जब ठंडा हो जाएगा वो, तो फिर वो क्या देखने को मिलता है, चट्टानों की फॉर्म ले लेता है ना। तो उन्हीं चट्टानों को इग्नियस रॉक कहा जाता है। लेकिन जब ये इग्नियस रॉक्स जो होती है टाइम के साथ साथ इनमें चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस कैसे आएंगे, ड्यू टू, जैसे एक जो है मैंने आपके साथ बात करी थी कि वेदरिंग टर्म यूज़ होती है। वेदरिंग क्या है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर रेनफॉल की वजह से, विंड्स की वजह से जो है चेंजेस आ रहे हैं। स्पेसिफिक जो है अरावली के कॉन्सेप्ट, जब अरावली समझ रहे थे उस दौरान एक कॉन्सेप्ट हमने समझा था। तो जब ये इस तरह से चेंजेस आते हैं आपको देखने को मिलेगा तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक में जब चेंजेस आया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। और यहाँ तो नाम से भी पता चलता है भाई रूपांतरित चट्टानें, और जो है किसका रूपांतरण हुआ, तो इग्नियस रॉक का हुआ। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेडिमेंट्री रॉक्स ये क्या होती है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो आपको देखने को मिलेगा, कोई भी नेचुरल क्लाइमेट ही होगी, है ना। उसमें आपको क्या देखने को मिला कि भाई पेड़ जो है नीचे दफन हो गए। तो बहुत बात करें लाखों करोड़ों वर्षों बाद क्या देखने को मिलेगा, वो जो है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोल की फॉर्म ले लेंगे, है ना। इनकी आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म ले लेंगे, जिनमें एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कोल। हालांकि इन तीनों के ही एग्जांपल हम जो है समझेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रख लेना, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ज़मीन के नीचे दफन हो जाता है तो जो है बहुत लंबे समय बाद आपको देखने को मिलता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है फॉर्म ले लेता है। तो आई होप इग्नियस रॉक भी आपको क्लियर होगा, मेटामॉर्फिक भी, और बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स भी क्लियर होगा। अब इग्नियस रॉक का जो है एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको ग्रेनाइट और बसाल्ट ध्यान में रख लेना है। और अगर बात करें मेटामॉर्फिक रॉक का तो इसमें आपको ध्यान जो रखना है, एक तो स्लेट ध्यान रखना है और एक मार्बल ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे सेडिमेंट्री तो एक तो कोल हो जाएगा, कोल के अलावा सैंडस्टोन देखने को मिलता है, लाइमस्टोन देखने को मिलता है, और फिर आपको शेल देखने को मिलेगा, चॉक देखने को मिलेगा। ये कुछ एक जो है आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रख लेना, इनके जो है दो दो ध्यान रख लेना, और ये आप जो है सेडिमेंट्री रॉक से ध्यान रख लेना। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल देखने होंगे तो एक बार आप जो है नज़र मार लेना कुछ एक एग्जाम्पल्स पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है ऐसे रॉक्स को जो बात करें मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग की वजह से फॉर्म होती है। तो अभी हमने देखा भाई कि जो बात करें इग्नियस रॉक है वो क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा जब होता है या मैग्मा जब ठंडा होता है तो इनकी फॉर्मेशन होती है। और जब इग्नियस रॉक में समय के साथ चेंजेस आते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है उनको। और बात करें सेडिमेंट्री तो अभी देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी, किसी भी वजह से ज़मीन में जो है दब गया और लाखों करोड़ों सालों बाद ऐसा कह सकते हैं कि जब उसमें आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, या बात करें जो उसने रॉक की फॉर्म ली होगी
तो उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? लाइमस्टोन नहीं, ये तो हमने देखा भी सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है। और बात करें बसाल्ट, तो इग्नियस का एग्जाम्पल रहने वाला है। और सैंडस्टोन ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है? अभी हमने देखा कि वे सेडिमेंट्री का। और बात करें शेल, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी सेडिमेंट्री का ही एग्जाम्पल है। तो आपको इस तरह से ध्यान रख लेना है और इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपके सिलेबस में भी मेंशन है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रॉक्स फाउंड फ्रॉम अकोमुलेशन अकोमुलेटेड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर। तो इसमें क्या पूछा गया है भाई? यहाँ से तो आपको सेडिमेंट्स या फिर अवसाद से ही चीज़ें समझ आ रही होगी। तो क्या होगा? अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। तो कोल किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो आपको जो है सबसे पहले तो हाईएस्ट जो है बात करें पीक कौन सी है अरावली माउंटेन रेंज की, वो ध्यान रख लेना है। उसका नाम है गुरु शिखर जो है। और ये है कहाँ पर, ये पूछा गया है तो माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ से हमने 2 से 3 चीज़ें पढ़ ली, है ना। और बात करें अरावली, तो इससे रिलेटेड हमने चीज़ें देखी थी। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, और किस तरह की? तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। और जब फोल्ड माउंटेन में चेंजेस आते हैं तो उनको रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। तो इसीलिए रेजिडुअल माउंटेन का भी एक एग्जाम्पल है। तो ये भी चीज़ हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साइक्लोन्स आर मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू। तो साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लो प्रेशर, कोरोलिस फोर्स, और बात करें वार्म ओशन वाटर होता है। वार्म ओशन वाटर की बात करें तो 26 to 7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो कोरियोलिस फोर्स कुछ और नहीं होती, जब हवाएं सीधी चल रही होती है उनको जो है बात करें धक्का लगाती है बेसिकली। तो आपको देखने को मिलेगा, उन्हीं को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि है क्या ये चीज़। और बात करें लो प्रेशर, ये जरूरी है क्योंकि जब साइक्लोन फॉर्म होता है हवाएं ऑलवेज जो है बात करें हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर को बैठती है। बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए और बात करें सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए। तो आपको देखने को मिलेगा हाई टू लो हवाएं जो है आती हुई दिखेंगी। लेकिन ये इस तरह से सीधी आ रही होती है, कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, इनको अपने रास्ते से मोड़ देती है। जब ये मुड़ती है तो आपको फिर बाद में इस तरह से साइक्लोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, इस तरह से भी देखने को मिलती है। अब इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वही देखेंगे कि है क्या चीज़ें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा होता क्यों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर बिकॉज। तो क्यों फॉर्मेशन नहीं होती ट्रॉपिकल साइक्लोन की इक्वेटर या भूमध्य रेखा पे? तो उसका रीज़न है भाई कोरियोलिस फोर्स अब्सेंट होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हवाएं सीधी आ रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उससे तो साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सीधी आ रही है साइक्लोन के लिए तो हवाएं इस तरह से आपको चलती हुई दिखती है, फिर ऐसे ऊपर उठती है ना, साइक्लोन की फॉर्मेशन जो होती है। लेकिन यहाँ पे तो सीधी आ रही है, तो जब जो है किसकी एंट्री होगी, कोरियोलिस फोर्स की एंट्री होगी, तो वो जब इस तरह से धक्का लगाएंगी तो आपको देखने को मिलेगा फिर ये यूं करके इस तरह से एक साइकिल बनाएगी और फिर ऊपर उठती है। तो इसीलिए कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है, जो कि इक्वेटर पे एब्सेंट होती है, इसीलिए वहाँ पे साइक्लोन का बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द नदर्न हेमिस्फेयर साइक्लोन्स रोटेट। तो नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन कैसे रोटेट करते हैं? नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर पूछे तो क्लॉकवाइज। अब एक सेकेंड, इस तरह से कुछ हमारी अर्थ दिखाई देती है, ये 0 डिग्री है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में बात करें, आपको कोरियोलिस फोर्स जो है बिल्कुल ज़ीरो दिखाई देती है। तो इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन तो नहीं होती है। हम यहाँ पे जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जब पूरी प्रेशर बेल्ट आपको समझ एक्चुअली में अगर समझी हो तो उसके बाद ही ये चीज़ें समझ आती है, लेकिन हम इतना समझेंगे जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए ज़रूरी है। तो हवाएं जो है आप बात करो इक्वेटर की तरफ आ रही होती है। इक्वेटर में टेम्परेचर कैसा है? हाई टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हाई हो तो यहाँ पे प्रेशर लो होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है और हवाएं यहाँ से हाई प्रेशर से मानकर बात करें लो प्रेशर की तरफ आ रही होती है। वैसे साउथ में भी हो रहा होता है। अब क्या होता है, तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो नॉर्थ वाले अगर हेमिस्फेयर में बात करें तो राइट की साइड को डिफ्लेक्ट करती है हवाओं को, और वहीं पे बात करें साउथ वाले हेमिस्फेयर में तो लेफ्ट की साइड को डिफ्लेक्ट करती है। अब क्या देखने को मिलेगा, इस साइड को डिफ्लेक्ट कर रही है तो ये ऐसे फिर साइकिल बनाएंगी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह से साइकिल बन रही है, यानी कि क्लॉकवाइज बन रही है। यहाँ पे किस तरह से हुआ है, इस तरह को
जो इस तरफ को धक्का लगाया तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो घड़ी की जो है बात करें कांटों की तरह चल रहा है और ये उल्टा चल रहा है। तो इसीलिए आपको समझ आ रहा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनता है और जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन क्लॉकवाइज क्यों होती है और इससे क्वेश्चन बनता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो आप जो है इतना समझ लेना कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बनती है, जो है बनता है साइक्लोन और या रोटेट करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और इसमें रोल कौन प्ले करता है, कोरियलिस फोर्स। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई कोरियलिस फोर्स जीरो कहाँ पर है, हमने अभी देखा बिल्कुल एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। मैक्सिमम जो है पोल पर होती है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसने जो राइट साइड को जो है डिफ्लेक्ट करा, किसको, हम बात करें हवाओं को, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे डिफ्लेक्ट करा या मोड़ा इनको, तो या धक्का लगाया कह सकते हैं, तो लेफ्ट साइड को। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइक्लोन्स इन सदर्न हेमिस्फीयर रोटेट्स। तो अभी देखा भी कि साइक्लोन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है, तो बिहार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग क्रैक इन द अर्थ्स क्रस्ट फ्रॉम विच लावा इरप्ट्स इज कॉल्ड। तो अभी हमने देखा कि भाई जो है मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ है, वो जब बाहर आती है अर्थ के तो उनको क्या कहा जाता है, लावा, और अंदर क्या है, मैग्मा के नाम से जानते हैं उनको। तो ये तो हुआ कि भई ये बार बार ट्राई कर रहा था अर्थ से बाहर निकलने की और सक्सेसफुली निकल गया अर्थ से बाहर वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, है ना। तो ये तो हमने देख लिया था और इसको वेंट कहा जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्थ में आपको जो है नेचुरल क्रैक्स देखने को मिलते हैं, तो वो क्रैक्स जो है उनको किस नाम से जाना जाता है, वही पूछा है। तो उसको फिशर कहा जाता है। और इन्हीं नेचुरल क्रैक्स से जो है आपको बताया गया यहाँ पे कि जो है लावा इरप्ट होता है ना, यानी कि जो मैग्मा है लावा की फॉर्म में बाहर निकल रहा है अर्थ से। पर वो जो है क्रैक है, नेचुरल क्रैक देखने को मिल रहा है, उसको क्या कहा जाता है, फिशर कहा जाता है। ये भी जरूरी है समझना, आपको समझना नहीं, बेसिकली माइंड में रखना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर आर मोस्ट वॉल्केनोज लोकेटेड। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, उसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, रिंग ऑफ फायर। वॉल्केनो की बात करें या फिर जो है अर्थक्वेक एक्टिविटीज़, जिनको पानी में सुनामी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे जो है रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिलती है वहीं पर होती है। तो आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्कस करा था, लेकिन वॉल्केनो से रिलेटेड नहीं, वहाँ पे हमने जो अर्थक्वेक से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वॉल्केनोज आर कॉमनली फाउंड नियर। तो कहाँ पे देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा वॉल्केनो, तो जो है प्लेट बाउंड्री पर। और हमने अर्थक्वेक से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस करी है, जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है, या फिर सर्कम पैसिफिक बेल्ट, या ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रख लेनी है कि किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो समझना है हमें, प्लेट बाउंड्री होता क्या है। तो मैंने बताया था कि भाई कोर होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें मेंटल होता है अर्थ के। और फिर बात करें, इसको कहा जाता है क्रस्ट। तो क्रस्ट दो प्रकार की होती है, ओशियनिक क्रस्ट होती है और एक क्या होती है, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, और ओशियनिक जहाँ पे 5 ओशियन है, इनकी जो क्रस्ट है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो इसको जो है कुछ एक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये प्लेट्स जो है इनमें जहाँ पे ये मिलती है एक दूसरे से, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, भाई इनको प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। जो प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ओशन फ्लोर फीचर इज क्रिएटेड बाय अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो आपको देखने को मिलेगा, जब बात करें, एक तो ओशियनिक क्रस्ट हो गया, एक हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जब इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, तो आपको मैंने बताया कि एक जो है स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। इनको तो इसको तो कोन कहा जाता है, ये चीज़ हमने देखी थी। लेकिन ये बात करें ये कैसे माउंटेन हुए, तो ये हुए वॉल्केनिक माउंटेन। लेकिन जब ये माउंटेन्स की फॉर्मेशन पानी के अंदर होती है, कैसे भाई, वहाँ पे भी तो क्रस्ट ही है, बस उसमें पानी भरा हुआ है, तो इसलिए ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जब इरप्शन हुआ वॉल्केनो का, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद सॉलिडिफिकेशन हो गया उसका, तो वहाँ पे भी माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब इन माउंटेन्स को किस नाम से वहाँ पे जानते हैं, तो मिड ओशियन रिज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रख लेना, मिड ओशियन रिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच प्लेट्यू इज कॉल्ड द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें राइट आंसर जो रहने वाला है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कोल देखने को मिलेगा, आयरन ओर देखने को मिलेंगे, फिर माइका जिसको अभ्रक कहा जाता है, बक्साइड देखने को मिलता है, फिर कॉपर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ से जो ध्यान रखने वाली बात है, ये ना मेनली झारखंड में देखने को मिलता है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, और फिर थोड़ा बहुत देखें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भी देखने को मिलता है। लेकिन मेनली ये दो ध्यान रख लेनी है, झारखंड और छत्तीसगढ़। और एक ही पूछा हो तो आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन में झारखंड जो है लार्जली हम मान के चल सकते हैं, देखने को मिलेगा ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ
रॉक्स तो कौन से ऐसी कैसी रॉक बात करें, कौन सी रॉक्स है जिनसे डेक्कन प्लेट्यू की फॉर्मेशन हुई है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इग्नियस रॉक। अब क्यों भई? तो मैंने बताया था इसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है और किस तरह के लावा का बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा, यानी कि यहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो उस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जब उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, है ना, तो कैसी रॉक्स बनी हो, इग्नियस रॉक्स बनी, है ना? तो इसीलिए ये कैसी है, इग्नियस रॉक्स है। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि क्यों इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है। आगे आपको जो है बेसिक लावा भी समझ आएगा जब हम लावा वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय व्हिच माउंटेन? तो किस तरह के माउंटेन बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पे जो पूछा गया, द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय व्हिच माउंटेन्स? तो इसमें वेस्टर्न बाउंड्री जो है वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक बार हमने अभी देखा, वैसे तो बात करें, मैप ड्रॉ करा था जब, जिसमें मैंने बताया इस साइड को वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं आपको और इस साइड ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न बाउंड्री की बात पूछी है इन्होंने, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है ना? तो यहाँ पे बाउंड्री वेस्टर्न घाट्स पे जो है फॉर्म करते हैं और ईस्ट की साइड को पूछा जाए तो ईस्टर्न घाट जो है बाउंड्री बनाते हैं। तो ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, a volcanoes that has not erupted for a long time but may erupt again is called? तो इसका जो है हमने एग्जाम्पल भी देखा था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हाईली गुवी, जो इथोपिया में इरप्ट हुआ था। तो कैसा वॉल्केनो है, अब तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि जो है सुप्त ज्वालामुखी जिसको कहा जाता है। तो ये भी चीज़ जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वॉल्केनो दैट इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली इज नोन एज? तो फ्रीक्वेंटली जो इरप्ट करता रहता है इसको एक्टिव वॉल्केनो या फिर सक्रिय वॉल्केनो कहा जाता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अ फनल शेप्ड डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वॉल्केनो इज कॉल्ड? तो जो हमने बात करी थी, फनल शेप पूछा जाए, वॉल शेप पूछा जाए, तो उस डिप्रेशन को क्या कहा जाता है, गड्ढा जैसा होता है, तो इसको कहा जाता है क्रेटर, है ना? तो यहाँ पे तो फनल शेप पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे वहाँ पे बाउल शेप पूछा है, एक ही बात है, बस क्वेश्चन का तरीका अलग है, तो उसको क्रेटर कहा जाता है। लेकिन क्रेटर ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या टिक करना है, कैल्डेरा, क्योंकि क्रेटर जो है बहुत बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है और कैल्डेरा इससे बात करें छोटा होता है। और जब ऑप्शन में क्रेटर ना दिखे तो आपको कैल्डेरा के साथ जाना है, लेकिन जब क्रेटर ऑप्शन में हो तो आपको टिक जो है क्रेटर ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोरियलिस फोर्स इज मैक्सिमम है, तो कहाँ पे मैक्सिमम होती है, पोल पर मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द टर्म साइक्लोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम? तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ग्रीक वर्ड है काइक्लोस, उससे जो है इसका जो है बात करें ड्राइव हुआ है स्पेसिफिक जो है शब्द। और इसको जैसे भी आपको बोलना हो बस ध्यान रख लेना कि क्लोज करके एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आईएमडी क्लासिफाइड साइक्लोन्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ? तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विंड स्पीड। और यहाँ से ध्यान रखना है, आईएमडी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1875 में और हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली रहने वाला है और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए आपको हेडक्वार्टर इसका ध्यान रख लेना है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये भी। 10 ग्लेशियर इज लोकेटेड, तो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से बेसिकली हिमालय के हिस्से पर लोकेटेड है? तो हमने देखा था ट्रांस हिमालय पे, और ट्रांस हिमालय पे बात करें स्पेसिफिक कहाँ पर लोकेटेड है, तो काराकोरम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच प्लेट्यू इज नोन एज द टेबल लैंड? तो टेबल लैंड किसे कहा जाता है, राइट आंसर जो रहने वाला डेक्कन प्लेट्यू, जो है डेक्कन प्लेट्यू को ही पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है, उसी को टेबल लैंड कहा जाता है, इसी को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। टेबल लैंड क्यों है, तो जो बसाल्टिक लावा या बेसिक लावा है उसकी वजह से इसको टेबल लैंड कहा जाता है। एक तो होता है एसिडिक लावा होता है, एक होता है बेसिक लावा। जब भी वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो इरप्शन के दौरान आपको देखने को मिला लावा दो प्रकार का देखने को मिलता है, कई बार एसिडिक लावा देखने को मिलता है, कई बार बेसिक लावा। अब ऐसा क्यों है, तो एसिडिक लावा जो होता है उसमें आपको देखने को मिलता है सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 90 to 95% उसमें सिलिका देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें बेसिक लावा में, जिसको बेसाल्टिक लावा कहा जाता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, 50 to 55% जो है सिलिका देखने को मिलता है और बाकी उसमें जो है Fe यानी कि आयरन और मैग्नीशियम देखने को मिलता है ना? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब इससे क्या होता है, जो सिलिका की वजह से जो है क्या होता है, एसिडिक लावा में गाढ़ापन होता है ना? तो गाढ़ापन होगा तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़ोरों का धमाका होता है जब इरप्ट होता है और ये स्प्रेड नहीं हो पाता जेंटली, बहुत कम जो है एरिया तक स्प्रेड कर पाता है। और वहीं पर बात करें बेसाल्टिक लावा, क्योंकि इसमें जो है सिलिका की मात्रा कम है तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो है इसके कंपैरिज़न में इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता और बिल्कुल जो है इसमें देखने को मिलेगा आपको
क्योंकि इसमें इसके जितना गाढ़ापन नहीं है, तो जब भी इरप्ट होगा इसमें धमाका नहीं होगा, और धमाका नहीं होगा एक तो, और सेकंड बात करें तो ये जेंटली स्प्रेड होता है, यानी कि जब भी जो है इरप्शन होगा तो इस तरह से स्प्रेड होगा और काफ़ी लंबे एरिया तक जो है स्प्रेड होते हुए दिखेगा। तो फिर ये इस तरह से कुछ जो है आपको देखने को मिलता है। टेबल लैंड या बात करें, एक ट्रैप बनाते हुए चलता है, तो इसीलिए इसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। बात करें डेक्कन प्लेट्यू को, क्योंकि मैंने कहा था डेक्कन प्लेट्यू इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है, और लावा की बात करें बेसिक लावा या बेसाल्टिक लावा से, और हमने देखा बेसिक लावा जो भी जो लेयर पे लेयर फॉर्म करता जाता है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप अब आपको एसिडिक लावा और बेसिक लावा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि है क्या है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पालघाट गैप इज लोकेटेड, तो कहाँ पर है, तो ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, तो इसको जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज इज इन मध्य प्रदेश इज, तो सतपुरा जो माउंटेन रेंज है उनकी हाईएस्ट पीक पूछी गई है, इसका नाम है धूपगढ़ी। अभी हमने देखा था जो है जिसके कहा जाता है अरावली, तो अरावली की हाईएस्ट पीक जो है क्या है, गुरु शिखर है, और धूपगढ़ी है बात करें सतपुरा की। और ये है कहाँ पे लोकेटेड, स्पेसिफिक स्टेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो एमपी में सिचुएटेड है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइप ऑफ रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, तो इसमें जो है राइट आंसर क्या रहने वाला है, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक ऐश इन द एटमॉस्फेयर, तो जब भी इरप्शन होता है उस दौरान आपको जो है वॉल्केनिक ऐश जो देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलता है भाई, वो ना नेचुरल आपको चारों तरफ इरप्शन के, जब इरप्शन होता है तो चारों तरफ वही देखने को मिलेगी आपको एटमॉस्फेयर में, और फिर उससे क्या होगा, जो सन रेज होती है वो अर्थ पे नहीं आने देती, तो ये बेसिकली टेम्पररी इसको क्या करती है, रोक देती है, तो उससे ग्लोबल कूलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ लावा इज फास्ट मूविंग एंड लेस विस्कोसियस, तो राइट आंसर जो रहेगा, राइट आंसर इसमें रहने वाला है बेसिक लावा। तो एक तो जो है कैसा होता है, कम चिपचिपा होता है और तेज़ी से बहता है, यानी कि मैंने बताया था कि भाई ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होता, क्यों, सिलिका इसमें उसकी मात्रा कम है, तो ये जो है जेंटली स्प्रेड होता है, तो जेंटली स्प्रेड होता है, काफ़ी लंबे एरिया तक जो है स्प्रेड होता है, और कम चिपचिपा भी होता है, तो इसीलिए इसमें धमाका जोरों से नहीं होता है। और इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको जो है लावा से भी अब चीज़ें क्लियर होगी कि दो प्रकार का लावा जो है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द काम रीजन एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज नोन एज, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन हमने देखी थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखने को मिलती है, तो इस तरह से जो है विंड्स ऊपर को उठती हुई देखने को मिलती है। तो जो सेंटर देखने को मिला, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, साइक्लोन की आई कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे काम यानी कि सबसे सेफ एरिया यही माना जाता है, और ये साइक्लोन वॉल है, ये जो बाहर हवाएं इस तरह से उठती हुई दिख रही है, तो ये जो है सबसे खतरनाक यही होती है, आई वॉल जो है सबसे खतरनाक होता है, तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइप ऑफ लावा क्रिएट्स जेंटल इरप्शन एंड बाइड वॉल्केनोज, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बेसिक लावा, या जिसको बेसाल्टिक लावा भी कहा जाता है, क्योंकि एसिडिक लावा तो ज़्यादा एरिया तक स्प्रेड ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो अब यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन बी रहने वाला है राइट आंसर। अब यहाँ पे हम कोस्टल प्लेन समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैप के थ्रू ही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे काठियावाड़, हम जो है वैसे तो रीजनल इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना, रीजनल लेवल पर कहीं अगर इनकी बात करी जाए, लेकिन हमें वही देखना है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे काठियावाड़ कोस्ट देखने को मिलता है आपको, ये वाला, ये है कहाँ से कहाँ तक, तो रन ऑफ कच्छ से लेके कहाँ तक देखने को मिलेगा, दीव एंड दमन तक देखने को मिलता है, तो इसको काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है, एक तो ये ध्यान रख लेना है। फिर उसके बाद दीव और दमन से लेके गोवा तक आपको जो देखने को मिलता है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। कोंकण कोस्ट कहाँ से, दीव और दमन से लेके गोवा तक है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट, ये जो इस साइड है वेस्टर्न कोस्ट है। एक सेकेंड पहले एक और चीज़ समझा लेती हूँ आपको, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, है ना, तो ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स के इस वाली साइड का एरिया, और बात करें ये जो है आपको देखने को मिलता है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया लाई करता है इनको क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इंडियन जो है जो इंडिया के फिजिकल फीचर है ये भी एक कोस्टल प्लेन्स,
जैसे कि मैंने बताया था कि भई हमने 3 से 4 जो है कोस्टल बात करें, फिजिकल फीचर इंडिया के डिस्कस कर लिए थे, कोस्टल प्लेन और आइलैंड रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी कोस्टल प्लेन आए हैं यहाँ पर, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 तो हमने देख लिए, इसको क्या कहा जाता है, काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है और दूसरे को हमने देखा अभी कोंकण कोस्ट। अब जो है बात कर लेते हैं गोवा से लेके आपको देखने को मिलता है न्यू मैंगलोर जो कर्नाटक में है। इसको कहा जाता है या तो कर्नाटक कोस्ट कहा जाता है या कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। पर कर्नाटक बहुत कम देखने को मिलता है, लार्जली कन्नड़ कोस्ट ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। और इसके अलावा फिर देखने को मिलेगा आपको कन्याकुमारी तक, जो हमने देखा मेनलैंड की सदर्न टिप है। तो कन्याकुमारी या बात करें पूरा जो केरला को कवर करता है जो कोस्ट, उसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाई मालाबार कोस्ट या फिर इसको कन्याकुमारी कोस्ट भी कहा जाता है। तो वेस्टर्न कोस्ट के हिस्से कौन कौन हुए, कोंकण कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा हुआ है ना। बात करें, सॉरी, कोंकण कोस्ट नहीं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं काठियावाड़ कोस्ट, फिर जाके कोंकण कोस्ट आया और कोंकण के बाद आपको देखने को मिलता है एक कन्नड़ कोस्ट आया और फिर आपको कौन सा कोस्ट देखने को मिलता है, कन्याकुमारी, इसको मालाबार कोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का हिस्सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और यहाँ पे आपको गुजरात भी देखने को मिल रहा है, तो रीजनल लेवल पर जो है आपको देखने को मिलेगा, इनका भी डिवीजन है। तो काठियावाड़ का ही हिस्सा देखने को मिलता है गुजरात कोस्ट, तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा है। अब ईस्टर्न को डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कन्याकुमारी से लेके आपको यानी कि पूरा जो तमिलनाडु है उसके कोस्ट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न का एग्जाम्पल हुआ, है ना। उसके बाद आपको जो आंध्रा वाला पूरा कोस्ट देखने को मिलता है आंध्रा कोस्ट कहा जाता है। फिर आपको उड़ीसा वाला कोस्ट जो देखने को मिलता है उसको उत्कल कोस्ट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेनी है, 3 इस साइड के और 4 इस साइड के, यही मेजर कोस्ट है। और अगर पूछा जाए कि ईस्टर्न कोस्ट कौन से 2 फिजिकल फीचर के बीच में लाई करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वही ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट और बात करें बे ऑफ बंगाल के बीच में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ये हो गया ईस्टर्न घाट और उसके बाद जो ये वाला एरिया है इनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। और यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। तो आई होप आपको कोस्टल प्लेन्स भी अब क्लियर होंगे। और जो है हमने एक और फिजिकल फीचर जो है इंडिया का कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ देखने को मिलती है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलती है। अब यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं हम, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैप अच्छे से नहीं बन पाया, पर यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ गया, यहाँ पे आपको पाक स्ट्रेट देखने को मिलती है, नैरो वाटर बॉडी है ना। तो इस साइड को गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलता है और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सबसे पहले तो पता चल गया भाई ये गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन ये जो पाक स्ट्रेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पाक स्ट्रेट कौन से दो जो है बात करें मेन लैंड या बात करें कौन से दो। सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ जो मैंने वैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी है कि जो नैरो वाटर बॉडी होती है, बेसिकली स्ट्रेट कुछ नहीं होती, नैरो वाटर बॉडी होती है जो मेजर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो आपको मेजर वाटर बॉडीज़ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार दिख रहा है। अगर गल्फ ऑफ मन्नार ऑप्शन में ना हो तो क्या दिखेगा, इंडियन ओशियन, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है। तो उस तरह तो आपको उनको टिक करना, इनको कनेक्ट करती है। और सेपरेट किसको करती है, तो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है। वो कौन से हैं भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक तो इंडिया है, दूसरा श्रीलंका है, इनको सेपरेट करती है। और ये आपके प्रीवियस जो है ईयर में क्वेश्चन यहाँ से बना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और वहाँ पे आपको ना आंसर गलत देखने को उसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, 5 स्टेट से पास करती है। अब इनका नाम देख लेते हैं पहले हम। तो इनमें आपको यूपी देखने को मिलेगा, यूपी के बाद एमपी देखने को मिलेगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, फिर उड़ीसा देखने को मिलता है और फिर आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। पांचों ध्यान रखनी है। और यूपी में स्पेसिफिक पूछे तो इलाहाबाद या जिसको इलाहाबाद कहा जाता है उसके भी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए उससे भी ज़्यादा तो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में भी पूछ लिया जाए तो नैनीताल, है ना। बिल्कुल ही स्पेसिफिक पूछ लिया गया, सॉरी नैनीताल नहीं, नैनी, एक्चुअली नैनीताल तो उत्तराखंड में है। तो यूपी के इलाहाबाद के बात करें मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी नैनी से पास करती है। पर आपको इतना डीप तो नहीं पूछेंगे, पर फिर भी आप ये चीज़ें ध्यान रख लेना। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा अब आपको कि 5 स्टेट्स हैं, कौन-कौन सी है, ध्यान रख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भई आपको 4 ऑप्शंस दी होगी, जिनमें 3 तो दी होगी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जहाँ से पास करती है, और बाकी एक जो है कोई और स्टेट दे दी होगी। उनमें पूछा होगा कौन सी स्टेट से पास नहीं करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है क्या? तो हमने देखा था कि जिस तरह से इंडिया के वेस्टर्न पॉइंट को एक जो है बात करें लॉन्गिट्यूड टच करता है ना, और ईस्टर्न को भी यानी कि एक देशांतर टच करता है ईस्टर्न वाले पॉइंट को, जिसको किबिथु कहा जाता है, या ईस्टर्न हिस्से को इंडिया के जो टच करता है। तो उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा भी कि
एक जो है लैटिट्यूड है, इंडिया के बीचों बीच से पास होता है, जिसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है ना। और ये क्या है, इसका नाम 82 डिग्री 30 मिनट देखने को मिलते हैं। ये ज्योग्राफी में है, इसको डिग्री कहा जाता है, इसको मिनट, और ये सेकंड हो जाता है जब दो इस तरह से देखने को मिलते हैं सर पे। तो ये हो गया 30 मिनट। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट आपको एक डिग्री में देखने को मिलते हैं। और इसको और भी इस तरह से भी लिखा जाता है, 82.5 डिग्री में भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे दिया हो या फिर ऐसे दिया हो, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है, जो इंडिया के बीचों बीच से पास करती है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और वर्ल्ड लेवल पर भी इंटरनेशनल टाइमलाइन है ना। उसको जो है मैंने आपको वैसे बताया था प्रीवियस क्लास में कि भाई 0 डिग्री जो बात करें लॉन्गिट्यूड या देशांतर है, वैसे ही पिछली साइड इसके 180 डिग्री देखने को मिलता है, तो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री है। और जो आपको देखने को मिलता है 0 डिग्री, इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। उसके बाद इसको प्राइम मेरिडियन भी इसी को कहा जाता है। और बात करें ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। और आपके प्रीवियस ईयर में एचपीटीजीटी में ही बना था कि इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है वो कहाँ से पास करती है, तो ग्रीनविच से, क्योंकि जो है यूके के ग्रीनविच से पास करती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो इसी के नाम है एक ही टाइम लाइन के। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है और बात करें इंटरनेशनल टाइम लाइन है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे आपको देखने को मिलता है। और ये प्लस में होगा, आपको माइनस में, जो माइनस में भी दिया जाएगा ऑप्शन में इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस में है, प्लस बात करें 5.5 घंटे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ, तो कौन से लॉन्गिट्यूड से, अभी हमने देखा है देशांतर से जो इसको कैलकुलेट करा जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और बात करें इसको 82 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री में भी लिखा जाता है। तो कैसे भी दिया हो, आपको जो है अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मालाबार कोस्ट लाइज इन विच स्टेट, तो मालाबार कोस्ट कहाँ पे लाई करता है, मैंने बताया कि मालाबार कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, और मेनली ये जो है केरला कोस्ट में लाई करता है। कर्नाटक के न्यू मैंगलोर से हमने देखा अभी कहाँ तक, तो कन्याकुमारी, लार्जली ये केरला को कवर करता हुआ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द गल्फ ऑफ मन्नार इज पार्ट ऑफ विच सी, तो कौन से बात करें सी या ओशियन का हिस्सा है, तो मैंने बताया था कि गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशियन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है, और प्लस 5.5 मतलब कि भाई हम 5.5 घंटे से आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चिल्का लेक इज लोकेटेड ऑन विच कोस्ट, तो कौन से कोस्ट पर लोकेटेड है, आपको मैंने बताया है चिल्का लेक उड़ीसा में है, और उड़ीसा जो है बात करें उससे जो है उसके कोस्ट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उत्कल कोस्ट, तो इसका मतलब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज वॉल्केनिक डस्ट हार्मफुल टू, तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा, ह्यूमन लंग्स को भी जो है हम बात करें हानि पहुंचाती है ना, एयरक्राफ्ट इंजन को भी, और जो है क्रॉप्स को भी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द पैसिफिक इज नोन एज, तो ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाई, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, डिपोजिशन ऑफ लावा से इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड हरिकेन्स इन, तो कहाँ पे हरिकेन कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, तो राइट आंसर एटलांटिक ओशियन रहेगा। और एटलांटिक ओशियन के अलावा बात करें तो आपको नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में या फिर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रख लेना है। और इंडियन ओशियन में क्या कहा जाता है साइक्लोन को, तो साइक्लोन ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इन द इंडियन ओशियन रीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सिंपली कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है, साइक्लोन ही कहा जाता है। और टॉर्नेडो की बात करें, ऑप्शन डी में जो दिख रहा है, यूएसए में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉमनली कॉल्ड, तो इनको विली विली कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंडीशन इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए जो असेंशियल है उसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका, भाई हाई टेम्परेचर वाली बात, हाई जो प्रेशर की बात हमने नहीं करी थी, लो प्रेशर जरूरी है। अगर सेंटर में लो प्रेशर जो है आपको देखने को मिलेगा, तभी तो जो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बैठेंगी, है ना, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। और कोल्ड ओशन करंट ये भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पड़ा था, हमने देखा था कि जो है आपको सी सरफेस टेम्परेचर जो है कैसा होना चाहिए, 26 डिग्री
सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस दिया हो, दोनों ही देखने को मिलेंगे, इनके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून्स। तो टाइफून कहाँ पे कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को? तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो टाइफून कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन दिया हो या फिर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन दिया हो, टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर विंड स्पीड ड्यूरिंग अ साइक्लोन। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द ताजमहल्स मार्बल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स। तो मार्बल हमने किसका एग्जाम्पल देखा था अभी, आपको अगर ध्यान हो तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहने वाला है, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक इन्हें कहा जाता है, इग्नियस रॉक को जो है प्राइमरी रॉक कहा जाता है। द हाइएस्ट पीक इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो हाइएस्ट पीक है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है पार्सनाथ राइट आंसर रहेगा, यानी कि पार्सनाथ माउंटेन पीक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द आई ऑफ अ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो कैसी होती है साइक्लोन की आई, मैंने बताया था बिल्कुल काम वेदर होता है वहाँ पे, और लो प्रेशर तो हमने देखा था भी, हाई टू लो ही तो विंड्स जो है बैठती है, तो इसीलिए लो प्रेशर तो है ना, इसी से आप जो है आंसर निकाल सकते थे। लेकिन लो प्रेशर जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, पर जो है कैसा होता है, काम वेदर होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन अ साइक्लोन आर नोन एज आर फाउंड इन द। तो कहाँ पे देखने को मिलती है भाई स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स, तो आई वॉल पर मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है, और सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज पूछेंगे राजस्थान है ना। और सबसे कम कोस्ट जो है किसका है, तो बात करें गोवा का है। सबसे छोटी लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू विच ऑफ दिस स्टेट। तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यूपी एंड एमपी। हमने देख लिया भाई 5 स्टेट है, यूपी है, एमपी है ना, जिसमें फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और बात करें आंध्र प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन। तो कहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलती हैं आपको, किनके ऐसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, कौन से दो फिजिकल फीचर में लाई करते हैं, और इस तरह से भी एक ही बात है वैसे। अगर पूछा जाए कौन से दो फिजिकल फीचर में है या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे लाई करते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स या फिर अरेबियन सी के बीच में देखने को मिलते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से बने तो बे ऑफ बंगाल, और बात करें ईस्टर्न घाट के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार में जो है आपको देखने को मिलता है रामेश्वर द्वीप, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गल्फ ऑफ मन्नार इज फेमस फॉर। तो किस चीज़ के लिए फेमस है, कोरल रीफ के लिए। और कोरल रीफ के आइलैंड पूछा जाए कहाँ पर है इंडिया में, तो लक्षद्वीप जो है कोरल रीफ आइलैंड है। और हमने देखा था भाई कि है क्या कोरल रीफ कैसे बनती है, तो कोरल पॉलिप्स जो है और जूजेंथेला की हमने जो है बात करी थी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक माइक्रो प्लांट है ना। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पर हम जो है उन पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो कोंकण है क्या, मालाबार की बात करें, कोरोमंडल और गुजरात, तो इनमें से कौन सा नहीं है, कोरोमंडल इनमें से नहीं है, क्योंकि ये तो ईस्टर्न का है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टू मेन पार्ट्स ऑफ द इंडियन कोस्टल प्लेन आर। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गोगाविल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गोगाविल जो लेक है ये है कहाँ पे, आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि जो है ये अभी बात करें रामसर साइट में इसको ऐड करा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट प्रेजेंट हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया। तो 96, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले 94 थी, लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम पहले 2 और ऐड हुई थी, और उनके नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, सिरी सेरा लेक जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। और नेक्स्ट एक सेकेंड, तो दूसरा देखें तो कोपरा रिजर्वायर है, कहाँ पे है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उदयपुर झील इज लोकेटेड। अब यहाँ पे आपको राजस्थान नहीं करना है, उदयपुर राजस्थान में है वो सही बात है, लेकिन उदयपुर झील पूछा जाए ये भी रामसर साइट में ऐड हुई है, तो ये कहाँ पे है, बिहार के चंपारण में है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है अगर यहाँ से क्वेश्चन बने, और कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है भी यहाँ पर, तो इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रख लेना है। पूगा हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड, तो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर, ये बात हमने डिस्कस कर ली है प्रीवियस क्लास में कि भाई 1 अप्रैल
1973 को जो है ये लॉन्च करा गया था। इसके तहत जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को फर्स्ट टाइगर बात करें टाइगर रिजर्वायर क्या करा गया था, अनाउंस करा गया था। तो टाइगर रिजर्व बेसिकली अनाउंस करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया। तो एशिया का पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है और जो है कितनी है, तो 96 हो गई है अब। और अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो इंडिया थर्ड नंबर पर आती है, फर्स्ट में यूके आता है और सेकंड में मैक्सिको आता है। और यूके की बात करें तो यूके में आपको ऑलमोस्ट ऐसा मानो कि 170 प्लस जो है रामसर साइट देखने को मिलती है और सेकंड नंबर पे मैक्सिको है और थर्ड पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो कुछ एक जो इस साल करंट में रहे हैं टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो, उनसे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखे हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरला में देखने को मिलता है। गोगाविल लेक अभी देखा बिहार में है, लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी दो नदियों के किनारे है, तो गंगा और महानंदा के बीच में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। तो ये जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो है क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, तो 2 फेब बात करें 1971 को ईरान के जो है रामसर जो सिटी थी वहाँ पर जो है बात करें रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। तो इसीलिए हर साल जो है उसी को बात करें कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आर कॉमन फ्यूचर। और इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये ध्यान रख लेना है, इसके अलावा 2026 की भी पहले ही अनाउंस कर दी थी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी सेलिब्रेट नहीं करा है हमने बैटलैंड जो है 2026 का, क्योंकि बात करें इंटरनेशनल बैटलैंड डे, क्योंकि वो February 2 में आने वाला है। पर यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है उसकी भी बात करें, थीम ध्यान रखनी है, जो कि आगे रखी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी, तो ये तमिलनाडु में रहने वाली है। ये भी न्यूज़ में थी इस साल, तो इसीलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए। विच अपकमिंग थीम वॉज अनाउंस्ड फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुगा वैली इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में। वैसे ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्ड प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। तो मैंने बताया था आपको, है ना, जब हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। तो ये रहने वाला ऑप्शन बी। और किस तरह की है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर वॉज द रामसर कन्वेंशन साइन। तो कब साइन करा गया था, 1971 और 2 फेब को, अगर स्पेसिफिक बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे वही बात करिए अभी, 2 फरवरी 1971 को साइन करा था। और कहाँ पे, रामसर जो सिटी थी किसकी, ईरान की, वहाँ पर रामसर जो है, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हेनले डार्क स्काई रिजर्व या फिर जिसको ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, कौन से यूटी में सिचुएटेड है, तो लद्दाख में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगथांग प्लेट्यू, ये कहाँ पे है, ये भी लद्दाख में है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन विच कंट्री। तो कहाँ पे, ईरान में। ये वही बात है, हमने एक ही जगह डिस्कस कर ली, तो अब आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती जा रही है। और बात करें, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्टेड, या बात करें बिकम अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन, तो कब बने थे भाई हम इसका हिस्सा, तो 1982 रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एक सेकेंड, तो ध्यान रखने वाली बात जो है, ये तो हमने अभी बात करी 1982 में, लेकिन हम 1982 में इसका जो है मेंबर तो बने थे। या बात करें भाई, इसको अडॉप्ट तो करा था रामसर कन्वेंशन को, जो कि 71 में जो है क्या कर दिया था, जिसको जो साइन हो गया था, है ना। अब बात करें 1981 में, एक साल पहले ही क्या हुआ था, इंडिया की 2 साइट को नॉमिनेट कर दिया गया था जो है इसमें बेसिकली ऐड करने के लिए। तो कौन कौन सी थी, चिल्का लेक और केओलादेव नेशनल पार्क था। चिल्का लेक उड़ीसा में है, केओलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये जो है 2 नॉमिनेट कर दी गई थी 1981 में ही। हम तो फिर एक साल बाद उसके मेंबर बने थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुगा वैली इज पुगा वैली इन लद्दाख इज फेमस फॉर विच नेचुरल फिनोमिना। तो कौन से नेचुरल फिनोमिना के लिए जो है आपको देखने को मिलती है भाई, तो इसमें जो है भूतापिया झरने या फिर जियोथर्मल स्प्रिंग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाटलकोट वैली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो एमपी में देखने को मिलती है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, जिसको दूधी रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और ये भी न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर क्रिक लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और अभी तो न्यूज़ में भी थी, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाई करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, तो भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज, तो इसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। और रेड क्लिफ की बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, डूरंड बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। और सबसे कम बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो फिर हम जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, है ना, बॉर्डर। और उसके अलावा अगर पूछा है कितने किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर के अराउंड जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री, सॉरी हाँ, बाउंड्री साझा करते हैं, है ना। 38 पैरेलल पूछे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जो है देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मैकमोहन लाइन वॉज ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड चाइना अंडर विच एग्रीमेंट, तो ये जो है शिमला एग्रीमेंट 1914 में जो है ड्रॉ करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें मड वॉल्केनो इज लोकेटेड, तो ये इंडिया में देखने को मिलता है, ये भी इरप्ट हुआ था नवंबर के टाइम पर, और इसीलिए जो है क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए। तो इंडिया में भी अंडमान निकोबार पर ही देखने को मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, तो कहाँ पर है भैया लोकेटेड? ये गुजरात में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है करंट में थे इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखी है और कुछ एक जो है नेशनल पार्क रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा विच रिवर फ्लोज थ्रू पाटलकोट वैली, तो पाटलकोट वैली से दूधी रिवर अभी डिस्कस करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन स्टेट की, तो कोई और नहीं, वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। 2217 जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2215 होता है, हमें 7 करना है, तो इतना बॉर्डर साझा करता है वेस्ट बंगाल। और बात करें हम इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा करती है? अभी हमने देखा अभी बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है अचानक मार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये एमपी में देखने को मिलता है अचानक मार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सॉरी एमपी पे नहीं, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। इसको जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा द अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस विच टू इंडियन स्टेट, तो अचानक मार तो हमने अभी देखा भी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। और अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हमने अमरकंटक प्लेट्यू से, अगर आपको वो ध्यान में होगा, अगर हम भाई हमने पहले भी डिस्कस करा है तो फिर आप तो ईजिली इसको जो है टिक कर लेते हैं ना, कि जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर क्रीक डिस्प्यूट इज मेनली रिलेटेड टू विच इशू, तो क्यों जो है ये इशू बेसिकली है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाउंड्री डिमार्केशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन द 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स विच टू कंट्री, और इसमें क्वेश्चन बनता है बार बार, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडिया और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं। और जो है जो इस साल कुछ एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है वो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप एटलीस्ट जो उसका सही आंसर टिक करके आओ। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, असम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 3 बीघा कॉरिडोर है, तो ठीक है जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, उनको कनेक्ट करता है। लेकिन बात करें इंडिया की तरफ से कौन सी स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल रहने वाला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मड वॉल्केनो जो कि इंडिया में देखने को मिलता है, तो इसमें राइट आंसर जो है इसमें पूछा है कि इंडिया में भी कहाँ है, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में भी अगर आपको पूछा जाए तो राइट आंसर जो स्पेसिफिक जो कौन से आइलैंड पर है, तो बर्टंग आइलैंड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज, तो इसे क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड लाइन डे 2025 ऑब्जर्व्ड, ये हर साल जो है वर्ल्ड लाइन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 10 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसे कहा जाता है आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है, तो कहाँ पे देखने को मिलती है आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी हो जाएगा, केरला में देखने को मिलती है। ये भी न्यूज़ में थी इस साल, तो तभी मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ फेमस फॉर द एशियाटिक लाइन, तो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है, तो इसको नेचुरल हैबिटेट माना जाता है एशियाटिक लाइन का, तो एक गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद विच प्रेशर सिस्टम, तो ये लो प्रेशर रहने वाला है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फैक्टर डज हेल्प इन साइक्लोन फॉर्मेशन, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, भाई वार्म ओशन सरफेस होना चाहिए। और अगर बात करें कितने डिग्री सेल्सियस, तो 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस है ना। कोरलिस फोर्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, जब तक ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी या अपने रास्ते से जो है हवाओं को नहीं मोड़ेगी, तब तक आपको देखने को मिलेगा भाई साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है ना। इस तरह से कैसे घूमेंगे वो। और फिर लो प्रेशर ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बीच में लो प्रेशर नहीं होगा तो हाई टू लो
विंड्स ब्लो कैसे करेंगी? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, साइक्लोन्स कॉजेज मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू। ऑप्शन बी होगा, जो इसमें क्या होता है, स्टॉर्म सर्ज होता है उसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज। तो इसको रॉक साइकिल कहा जाता है। और वेदरिंग जो दिख रहा होगा, ये तो हमने डिस्कस करा है भाई, कि वेदरिंग कुछ और नहीं, एक जियोग्राफी में टर्म है। जब कटाव होता है ना, बात करें किसी भी माउंटेन में या जो है रॉक में परिवर्तन हो रहा है ड्यू टू वेदरिंग, तो क्या था, ड्यू टू हाई प्रेशर हो गया, या फिर जो है रेनफॉल की वजह से हो गया है ना, विंड की वजह से हो गया। तो ये वेदरिंग टर्म उन सब चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कैमरोस। तो कैमरोस की कैपिटल कौन सी है? और कैमरोस ये ध्यान रख लेना है कि इंडियन ओशियन में है। कैमरोस इंडियन ओशियन में है। इसके बाद करें, मॉरिशस भी इंडियन ओशियन में है। फिर बात करें, सीसेल भी इंडियन ओशियन में है, और मेडागास्कर भी। मेडागास्कर जो है, हमने देखा था भी कि जो सबसे बड़ा आइलैंड है कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, तो इसकी कैपिटल क्या है, अंटानारिवो, है ना। और उसके अलावा बात करें, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की कैपिटल है, और सिसिल की कैपिटल विक्टोरिया है, और मोरोनी किसकी कैपिटल है, कैमरोस की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों भी आपको ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चन बनता है। मैंने बताया था श्रीलंका, मालदीव वगैरह हम सबको ध्यान में होते हैं, लेकिन ये जो है ध्यान में नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जामिनर को भी आइडिया होता है भी कि हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन भी बनता है हमारे लिए, कि ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए चलते हैं, वहीं वहीं से क्वेश्चन बनता है ना। तो आई होप अब आपको ये चीज़ सारी क्लियर होगी, और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।